मेरा नाम रागनी है। मेरे 2 भाई थे और मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर में सबकी लाडली थी। दिन हँसी-खुशी गुज़र रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई, जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और भाभी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। और तब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती, ना हम लोगों के साथ बैठती, बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती। आज दोपहर के वक्त पड़ोसन की एक औरत घर आई और माँ से कहने लगी कि अब छोटे लड़के की शादी कर दो, इसी बहाने घर में रौनक हो जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाएगा। माँ ने उनके कहने पर छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छा घराना ढूंढकर उनकी शादी कर दी। लेकिन शादी की रात ही भाभी, आज सुबह से ही मेरे दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले यही वक्त था जब छोटे भाई की चौथी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश होकर मज़े कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दी और फिर जो हुआ उसने हम सब घर वालों का दिल दहलाकर रख दिया था। हमारी निशा भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से शादी करके घर लेकर आए थे, वह अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। निशा भाभी बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी कि शायद मैं लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो कोई भी उन्हें देखता तो देखता ही रह जाता और दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत के सब लोग हैरान हो गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के पहली रात ही भाभी मर जाएंगी। अगर भाभी के घर वाले से हमारी रिश्तेदारी ना होती तो निशा के माता पिता हम लोगों के ऊपर केस करवा देते, क्योंकि निशा भाभी के चीखने की आवाज़ बता रही थी कि वह किस कदर तड़प कर मरी हैं। निशा भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत की घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वह तो सिर्फ नरम दिल के इंसान थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। कुछ वक्त भाभी का शौक मनाने के बाद एक बार फिर हमारे भाई के लिए लड़की खोजना शुरू कर दिया गया। इस बार जो घर मिला वह लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन इनका खानदान बहुत ही अच्छा था। मेरी भाभी दीक्षा को जो कोई भी देखता वह उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत ही हसीन थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात दीक्षा भाभी इस ज़िंदगी से नाता तोड़कर हम सबको छोड़ के दूर चली जाएंगी। आखिर निशा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारे पिछले तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई साजिश है। और अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चला था कि इनके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह से साफ जाहिर है कि इनके पीछे किसी न किसी का हाथ है। यह तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया था, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। दीक्षा को हम अपने खानदान से ही ढूंढ कर लाए थे। दीक्षा के माता पिता गरीब थे, लेकिन दीक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे घर वालों से रिश्ते आ रहे थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल ही दिल में सोच लिया कि दीक्षा भाभी के साथ वह सब नहीं होने दूंगी जो मेरी पहली भाभीयों के साथ हुआ था। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट को भी नहीं हटी। मैं दीक्षा के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब दूल्हा को उसके कमरे में ले जाया गया तो मैं उनके पास ही बैठी रही। वह बहुत डहड़ी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उनसे बातें करती तो वह जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ।
क्योंकि हमारे पिछले भाभीियों के साथ जो हो चुका था तुम्हारे साथ मैं वैसा कभी नहीं होने दूंगी। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में पूछने लगी, क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीियों के साथ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वह किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ ही नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली, पति पत्नी के मामले में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से ही लड़ पड़ी थी। माँ, क्या आप नहीं जानती कि पिछले भाभीियों के साथ क्या हुआ है? इन्हें भी अकेले छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। मेरे इस कमरे में रुकने से क्या पता, शायद यह घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसी कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, आपने तो पहले भी भाभीियों के साथ ऐसा ही कहा था। इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा? मेरे जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही बोले, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ। मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों की तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मुझे खुद यह बात समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्की सी लैंप जला दी। दीक्षा मुझसे बातें करते करते सो गई और मैं उसे देखते देखते ना जाने कब नींद में सो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहां मुझे एक साया नज़र आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने के लिए आया है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आगे खड़ा यह शख्स जिसका साया दिख रहा था, वह भी काले रंग के लिबाज में था और उसका कद काठी ऊंचा लग रहा था। यह देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। उससे पहले कि वह शख्स हमारे कमरे तक आता, मैं चीख मार दी और भाई को जगा दी। भाई उठे। मैंने कहा, वह भाभी को मारना चाहता है। भाई भी एकदम से उठकर खड़े हो गए। कहा कि वह कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई, वह सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते थे। इसी शोर में दीक्षा भाभी भी उठ गई थी। अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हालत में क्या किया जाए। अब सिवाय उस कातिल का इंतज़ार करने के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब भाई ने रिश्तेदार के एक बड़े भाई को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है। हो सकता है कि वह कोई चोर हो, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम बाहर जाएंगे। घर के लोग और बाकी के रिश्तेदार घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैं तो अपनी आंखों से उस शख्स को कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझ पर सख्ती निगाहों से देख रहे थे, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, अब अपने अपने सब कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आती। रात के 3 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। दीक्षा भी बहुत हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे भी नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वह हमेशा यकीन कर लेती थी, चाहे कोई मेरी बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात पे यकीन करती थी।
मेरी माँ बोली, बेटी अगर तुमने किसी साये को देखा है तो ज़रूरी नहीं कि वह इंसान ही हो, वह कोई शैतान भी हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल ही ठीक थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि शैतान इंसान की शादी बर्बाद करने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई शैतान का आशिक वाला साया हो। मैंने दिल में सोचा, शायद इसी वजह से भाई के तीनों पत्नियों मौत के घाट उतर जा चुकी हैं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी जिन का साया हो सकता है। हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब मैंने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वह काफ़ी सारे बाबाओं और तांत्रिकों के बारे में जानती थी। अगले दिन ही मैं और माँ अपनी सहेली के घर पहुँच गए थे और वह हमें वहाँ से एक बाबा के दरबार में ले गई थी। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे कि तेरे घर पे किसी काली डायन का साया है। माँ और मैं यह सुनकर हैरान हो गए थे। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वह सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। बाबा की बात बिल्कुल सच थी, इसलिए बाबा की बात सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ गई और वह कहने लगी, बाबा जी मुझे इसका कोई उपाय बताइए, मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लीजिए, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जप करने के लिए एक मंत्र बता रहा हूँ। और कहने लगे कि यह कोई मामूली मंत्र नहीं है, इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी रात जप करना है। इसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा इसके साए से बच पाएगा। और अगर एक दिन भी रुक गया यह मंत्र तो फिर से यह मंत्र जपना पड़ेगा। इसके बाद ही उस डायन का साया तुम्हारे बेटे के ऊपर से हट सकता है। बाबा की बात सुनने के बाद हम लोग अपने घर आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बातें बताने लगी। मैंने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जप करने के लिए तैयार कर रही थी कि आज रात से ही मंत्र जपना शुरू कर देंगे। माँ ने कहा कि मैं पूरी रात जग के मंत्रों का जाप करूँगी, मगर मैंने माँ से कहा कि माँ आप रात भर कैसे जागेंगी, आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है, आपको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ही ज़रूरत है। यह सुनकर सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जा गई। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 7 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत ही संजीदा हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे ख़ानदान में इनकी इज्जत इस तरह होती जैसे एक बड़े बुजुर्ग की होती थी। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की कि भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस मंत्र का जाप आप ही कर सकती हो। अगर आप हमारी मदद करें तो भाई की पत्नी शायद बच जाएगी, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिला दिया और वह यह मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र का जाप करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल और कठिनाई समस्या थी। फिर भाभी पर घर के काम काज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वह रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जाप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आई हुई थी जो घर का सारा काम काज करके चली जाती थी, जिसने हमारे दोनों भाभीयों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरे में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। क्या वह परेशान थी या फिर हमसे नाराज़ थी? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद नहीं हो, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई
और मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को आमतौर पर मुझे जल्दी ही नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलकर कभी चाहती कि बाहर जाकर पानी पी लूँ। कि कसमकस में रात के तकरीबन 2 या 3 बज गए थे उस वक्त और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं कमरे से चुपके से निकली और आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से आकर कुछ खाने की चीज़ें लाना चाहती थी। मैं आगे बढ़ती जा रही थी। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि दीक्षा भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है, इसलिए वही काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज़ थी। यह देखकर मेरा दिल शून्य हो गया। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वह इंसान भी यूं ही बैठा रहा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहाँ मैं चीख मारती तो वह आदमी पहले ही चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैं अंदर जाकर उनके दरवाजे को एक कुंडी लगा दी और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैं कमरे की लाइट नहीं जलाना चाहती थी, कहीं बाहर बैठा आदमी को अंदाज़ा ना हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वह कहीं बाहर गईं। हो सकता है मेरी तरह उनका भी दिल होता होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैं भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाई, जो इस वक्त शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। यह सुनते ही वह कमरे से निकल गए। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी में लाइट ऑन हो गई। अभी मेरे छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर हमारी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ घर के रुके हुए मेहमान थे। मैं बहुत डर गई थी। दरवाजे के बाहर वह आदमी मौजूद था। वह वहाँ ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए थे। क्या पता अचानक मेरे भाई पर हमला कर दे। मगर हमारी हैरत की इम्तिहान तो तब उस वक्त थी जब वह आदमी कुछ नहीं किया और सर झुकाए वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सब की तो जैसे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई थी। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना कोई मंत्र जाप कर रही थी। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई थी। भाभी के पास रखी हुई टोकरी को छुपाते हुए उन्होंने कहा था, जैसे वह हमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। रात के इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन से मंत्र का जाप कर रही थी? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आपने ही तो मुझे यह मंत्रों का जाप करने के लिए कहा था। आपको तो यह सब पता ही है। तब माँ ने कहा कि मुझे पता है, मैं तुमसे कौन सा जाप करने को कहा था। माँ ने भाभी को जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से वो टकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें फटी की फटी ही रह गई और चीख कर बोली, हे भगवान, शुक्र है कि किसी को कुछ न हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला बिच्छू बैठा था। इतना बड़ा बिच्छू किसी ने पहली बार देखा था। बाद में हमें पता चला कि वह बिच्छू ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसी वक्त 1 मिनट में ही मौत के घाट उतर जाएगा। माँ ने भाभी से पूछा कि यह तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो यह सब सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, यह तो बस मंत्रों के जाप की वजह से मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्रों के जाप के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता है।
यह कहते कहते भाभी का चेहरा लाल हो गया था। उनकी घबराहट से साफ पता चल रहा था कि वह कुछ न कुछ छुपा रही हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। तुमने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और यह बिच्छू सिवाय मौत के इससे किसी बुरी शक्ति का निवारण नहीं हो सकता है। इसे सिर्फ किसी की मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ आखिरी बात जो बोली, हम सब उसे सुन के चौकन्ना हो गए। उनका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही हमारी सभी भाभियों को मौत के घाट उतारा था और उससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उनसे बिच्छू लेकर छोटे भाई से माँ ने कहा, जाकर किसी जंगल में इसे छोड़ आओ या फिर किसी सपेरे को देकर आओ। भाई वह टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। अगले दिन जब सब लोग इकट्ठा हुए तब तक सबको यह पता हो चुका था कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। इसलिए एक हफ्ते बाद माँ ने अपनी तहकीकात जारी रखी। माँ ने एक डॉक्टर को बुलाया, उससे उस बिच्छू का जिक्र किया और उनसे सारी बात बताई और उसे पूछा गया तो वह कहने लगी कि आपके तीनों बहुओं की मौत किसी बिच्छू के काटने से ही हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिल से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक औरत इस तरह घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए इस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत मान दिया और अपने घर में एक बहुत अच्छा सामान दिया और इस तरह रखा कि वह विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा ना लगे। कभी उनमें और अपने आप में फ़र्क ना किया गया। मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था, क्योंकि कत्ल का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं होता है। मगर विधवा होने की वजह से हम उन पर इस इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने या कुछ कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहते थे। माँ कहती, इस औरत को भगवान इसके किए का सज़ा खुद ही देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं करेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी ही चाहिए। उनको कानून कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम उन्होंने अपनी हवस को पूरी करने के लिए किया था, वह भी माफ़ी के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमें भाभी को सज़ा दिलवाना चाहिए था या फिर उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी पहली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।